नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 25 अक्टूबर को जारी होगा पूरा कार्यक्रम। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से सीएम धामी ने की भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन और बीजेपी संगठन। वाइब्रेंट विजिलेंस और साइबर क्राइम पर करेंगे चर्चा। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर हरीश रावत का बयान। बोले, उत्तराखंड की राजनीति पर नहीं पड़ेगा कोई असर, यहां आज भी लोकल मुद्दे हावी। देहरादून नगर निगम खुद करेगा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत। जिलाधिकारी ने 35 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। क्लियर करेगा बैकलॉग। ईसीएल से छीना काम। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ एसटीएफ को सफलता। 2 लेपर्ड की खाल के साथ उत्तरकाशी का आरोपी गिरफ्तार। गिरोह की भी तलाश, पूछताछ जारी। और खबरें विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा का आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी और देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन, भाजपा संगठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर गृह मंत्री सीधे हर्सिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ भी भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहाँ एफआरआई संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है और जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जा कर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और एक बैठक उनकी देहरादून में रहेगी और विधिवत कार्यक्रम जब उसका आएगा तो उस हिसाब से फिर बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बनाकर हरियाणा का चुनाव जीता है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की जीत का उत्तराखंड की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहां जब भी उपचुनाव होगा या निकाय चुनाव होगा, यहां के लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। चुनाव की अपनी स्थितियां होती हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार जरूर नहीं बना पाई है, लेकिन बहुत अच्छा वोट मिला है और ये भी बिल्कुल साफ है कि भाजपा एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बना करके हरियाणा का चुनाव जीती है। कोई उनकी ये हरियाणा की जनता की जीत नहीं है, भाजपा की चतुराई
और जो सामाजिक विद्वेष की उनकी राजनीति है, ये उसकी जीत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर बात करिए, लोगों के बीच यूसीसी की कोई चर्चा नहीं है, ये पूरी तरीके से फेल है। देखिए, मैं तो इसको पूरी तरह फेल समझता हूँ। आप लोग जरूर चर्चा करते हैं, सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर रहे तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनका ये एजेंडा था और आरएसएस और बीजेपी का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया? उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। देखिए, मैं तो इसको पूरी तरह फेल। देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए आज प्रत्येक वार्ड में 35 वाहनों को रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम अपने परिक्षेत्र में लगातार फॉगिंग और लार्वा छिड़काव तो कर ही रहा है, लेकिन उनके प्रयासों को और बेहतर करने को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को भी 10-10 फॉगिंग मशीन और लार्वा स्प्रे दिया गया है, जिनका काम कल से शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी फॉगिंग और लार्वा स्प्रेज मशीन होती हैं, नगर निगम तो स्प्रेज और फॉगिंग कर ही रहा है पूरे क्षेत्रों में, पूरे वार्ड्स में, लेकिन उनको एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं, जिसको हम IDSP बोलते हैं, सर्वेलेंस टीम्स, हमारी अर्बन आशाज भी उन्हीं के तहत काम करती हैं। तो उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास अभी तक मशीन्स नहीं थी। तो ये निर्णय लिया गया था, जो हमने डेंगू मलेरिया का रिव्यू किया था, कि नगर निगम के सौजन्य से हम मेडिकल डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने कुछ मशीन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इस क्षेत्र में अपने एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, क्रिएट करें, अपनी मैन पावर क्रिएट करें। जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके पास कुछ ग्राउंड इक्विपमेंट रहना चाहिए, जहाँ पे उनको लार्वा दिखे, जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे प्रबल संभावना है डिजीज उत्पन्न होने की, तो वहां पे वो तुरंत स्प्रे कर सके। उत्तराखंड में बढ़ रही वन्य जीव तस्करी के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने उत्तरकाशी के पुरोला थाना क्षेत्र से 8 फीट और 6 फीट लंबाई की 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तरकाशी के मोरी थाना क्षेत्र के गंगार गांव का रहने वाला है, जो पिछले कुछ समय से वन्य जीव तस्करी की घटनाओं में लिप्त था, जिसे WCCB की सूचना के बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़ा है। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और अभियुक्त के साथ जुड़े गिरोह की भी तलाश की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक वन्यजीव तस्कर जो बृजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह ग्राम गंगोर उत्तरकाशी का रहने वाला है, और इसकी इसके कब्जे से 2 लेपर्ड स्किन बरामद हुई हैं, जिसकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट है, और ये इसको बेचने जा रहा था। तो दिल्ली WCCB की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, उसी को हमने डेवलप किया और इसमें 2 खालें इससे बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना पुरोला उत्तरकाशी में अभियुक्त पंजीकृत कर और इसकी गिरफ्तारी की गई है और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। मंगलवार को देहरादून मसूरी रोड पर अनंत नारायण महादेवन निर्देशित आगामी बॉलीवुड फिल्म पास्ट टेंस के सेट पर बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल से महानिदेशक सूचना उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने मुलाकात की।
इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी उपस्थित रहे। इस दौरान महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सीमेंट के भरे ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुबह घर से दवा लेने के लिए निकले थे, जिनका रामनगर के पीरूमदारा मुख्य चौराहे पर रेड लाइट के पास एक सीमेंट से भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे ने बताया कि उनके ताऊ की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। उनके 5 बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं। सभी को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना देते हुए शव का पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा टक्कर मारने वाले सीमेंट से भरे ट्रक को कब्जे में लेते हुए जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी की मुख्य सड़क में लोहाघाट से कूलीढेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब दुर्घटनाओं का सबब बनने के साथ साथ जानलेवा बनते जा रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में दुपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना होना आम बात हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और बड़े वाहनों में टूट हो रही है। कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे भरने कलमठ को ठीक करने की मांग की गई। अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया गया है। लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। हल्द्वानी शहर में प्रशासन और नगर निगम द्वारा बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नगर निगम ने एक दिन पहले बाजार में मुनादी करवाई थी, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। बाजार के अंदर व्यापारियों ने अस्थायी अतिक्रमण कर पूरे बाजार को घेर कर रख दिया था। बाजार के अंदर प्रवेश करते ही नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। सड़क पर अपना सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का तत्काल सामान जब्त किया गया। साथ ही जिन व्यापारियों ने गंदगी की थी उनके चालान भी काटे गए। उन्नीस में जब चीन ने पूरी तैयारी के साथ अचानक भारत पर हमला कर दिया था, तब चीन द्वारा अचानक किए गए हमले के लिए देश तैयार नहीं था। वहीं असम के चीन बॉर्डर में भारत का पायनर कंपनी में एक 18 वर्ष का युवा सिपाही हयात सिंह मेहता तैनात था, जिनके युवा खून में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। हयात सिंह के द्वारा इस भयंकर लड़ाई में कई चीनियों को मौत के घाट उतारा गया था। 62 की लड़ाई में रहा। हाँ,
एक हफ्ते तक गोला बारूद रहने तक हमने लड़ाई की। पीछे से सप्लाई नहीं मिले, गोला बारूद खत्म होने के कारण फिर भागे, पेट्रोल कर दिया है। उसके बाद सेना में कैद हो गए। 14 दिन 14 रात भटकते रहे जंगलों में। उसके बाद फिर घेरे में आ गए, पकड़ के ले गए सेना के सिपाही। हाँ, उसके बाद वो अपने यहाँ ले गए। वहाँ करीब 4000 आदमी थे। हाँ, 200 के कैंप बनाए और अलग अलग कैंप कंट्रोल के लिए 200 के बनाए। तो वो खाना राशन फ्री इशू कर देते थे, अपने आप पकाओ अपने आप खाओ। 6 महीने कैद में रहे। फैसला होने के बाद फिर वहां से आ गए। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं और 62 की लड़ाई लड़ी। उस समय की परिस्थितियों की मुझे भी जानकारी है, क्योंकि हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। हमारे सैनिकों के पास न असला था, न बारूद था, कुछ नहीं था। जहां हमारे 100 आदमी होते तो चाइना के वहां इकट्ठे 1000-1500 आदमी होते थे उनके ऊपर। पूरा चारों तरफ से घेर लेते, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और हमारे देश में तो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। इनके लिए कहना चाहेंगे, बड़ा गर्व की बात है, इन्होंने पूरे साहस के साथ इसमें लड़ाई को लड़ा। ये हमारे गौरव की बात है। 6 महीने इन्होंने जेल काटी, उसके बाद भी इनका कहीं शिकन नहीं आई और लड़ाई के दौरान भी कहीं इनको कोई घबराहट नहीं थी। पूरे लड़ाई लड़ने के लिए इनके मन में जज्बा बना हुआ था कि अगर इनका कहना कि अगर हमारे पास गोला बारूद पर्याप्त होता तो हम जान जाने तो पूरी लड़ाई लड़ते। हम चाइना को उनके दांत खट्टे करना चाहते थे, ऐसी इनकी मंशा थी। टनकपुर चंपावत एनएच के 16 डेंजर जोन में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। जब टनकपुर से चंपावत की ओर आ रही एक टैक्सी कार में अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया और कार खाई में जाने से बाल बाल बच गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। एनएच में काम कर रहे मजदूरों और पुलिसकर्मियों के द्वारा सभी कार सवारों को कार से बाहर निकाला गया। लोगों ने कहा, स्वाला में सड़क जानलेवा बनी हुई है, इसमें कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है। आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के बाद पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा चुनाव में टिकट के कई दावेदार, अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दावेदारों की ओर कोई आवेदन नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक नैनीताल जिले के रामनगर से जुड़ा क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार की ओर से वंचित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। इस संबंध में कोर्ट ने वन सचिव को 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्मार्ट क्लासरूम का टेंडर एक बार निरस्त करने के बाद फिर से TCIL को देने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और TCIL को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को देहरादून निवासी ब्रजभूषण की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया कि कंपनी को 500 क्लासरूम का ठेका दिया तो 397 ही सही तरीके से बनाए गए हैं। अब सरकार ने फिर इसी कंपनी को 840 क्लासरूम का टेंडर दिया है। लक्सर के पितापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मारपीट और हमले का वीडियो भी सामने आया है। फायरिंग भी करी, मैं कोठे चढ़ गया ऊपर ही फायरिंग करी कोठे में। ये जो था जी इसका मुकेश का और चांदवीर था, 2 जन थे। किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था जी। 2 महीने बाद में परसों 4-5 दिन हो घर आया, इन्होंने बैठ कर बात कर ली कि हम कुछ नहीं कहने के, जो बात थी वो दबनी ही थी। तो फिर इन्होंने कहा मारने के लिए कहीं भी जाओ लड़का, हम कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने मुझे रास्ते में जी मैं कलेक्टर के पैसे लेने के लिए गया अपनी मेहनत के, इन्होंने मुझे वहाँ से केले को देख कर 3-4 जनों ने छिट्टा और फिर मैं बाइक गिर कर गन्ने को भाग गई। फिर उन्होंने घर पर आकर गोली चलाई, 4-5 फायरिंग करी इन्होंने और मेरी दादी जी को हाथ में लाठी मारी, मेरी मम्मी जी का हाथ तोड़ दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।